नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, माननीय अमित शाह जी खुद बोलते हैं। और उसको कौन अंजाम दे रहा है? सीआरपी के जवान। इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने 118 बंकर उड़ाए। अब हम तो रोज शहीद हो रहे हैं। देखिए ये तस्वीर कितनी अलग है कि जहां जंतर मंतर पर जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी सुरक्षा की जिसको जिम्मेदारी मिली है वो भी सीएपीएफ के लोग हैं, और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी सीएपीएफ के लोग हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पुलवामा में शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे। बड़ी परेशानी है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट हुए और 10-10, 12-12 साल एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। घर वाले भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी। हम जाते थे जवानों के साथ, हमने गोलियां रोटियां दोनों साथ खाई हैं जवानों की। 15-16 साल से एक ही पद पे अधिकारी है, वो उसको प्रमोशन नहीं मिला 16 सालों से। पेंशन बंद कर दिया गया, पैसा बंद कर दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, तो हम करें क्या? हमारा तो मनोबल गिरता जा रहा है। 4-4, 10 दिन, 15-15 दिन का ऑपरेशन करते हैं भूखे रह के। माननीय गृह मंत्री एक तरफ बोलते हैं कि आज मैं जिंदा हूं तो सीआरपीएफ की वजह से हूं। आप ये बताइए, आप उन्हीं जवानों से, उन्हीं अधिकारियों से निगाह उठा के कैसे बात कर पाएंगे? 2004 के बाद पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। एक चपरासी सुबह 10 बजे जाता है ऑफिस, शाम को 5 बजता है थैला लेके अपने घर से। मेरा सिपाही एक 24 घंटे बॉर्डर से लेकर यहाँ मैदान तक पूरे क्षेत्र में ड्यूटी करता है। दो बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको इनके हक दिए जाएं। आपने वो खत्म करके और आप काला कानून लेके आ रहे हैं। इनसे तो अंग्रेज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस वक्त हम जंतर मंतर में हैं और हमारे साथ वो लोग हैं जो कभी सीएपीएफ का हिस्सा रहे हैं। कोई आईटीबीपी में रहा है, कोई एसएसबी में रहा है, और जब जब देश के एंड पर सुरक्षा की जरूरत हुई है तो ये लोग मुस्तैद रहे हैं। चाहे भद्दर गर्मी हो, चाहे भद्दर ठंड हो, इन लोगों ने सर्विसेज दी हैं। लेकिन आज ये लोग जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अलायंस ऑल एक्स पैरा मिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन का, जो पिछले 10 साल से जवानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो पदोन्नति का मामला हो या चाहे पेंशन का, शहादत का जो भेदभाव हो रहा है। और आज जैसा आपने पूछा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पिछले साल 23 मई को आदेश दिया कि कैडर ऑफिसर 13,000 कैडर ऑफिसर सीएपीएफ के, इनको बेहतर पदोन्नति के चांस मिले। अजय मलिक मौत से जूझ रहा है, जिसकी सारंडा के जंगलों में आईडी से ब्लास्ट हो। सल ऑपरेशन में थे। यस, 16 साल हो गए अजय मलिक को, अभी तक प्रमोशन नहीं है। यही हाल सिपाही का है। 20 साल से हवलदार नहीं बन पाया, आधी नौकरी। हमारे जब कैडर ऑफिसर ही पीड़ित हैं, जो कमान कर रहे हैं, बंगाल में कौन है? 480 कंपनी लगाए, उनकी कमान कौन कर रहा है? कमान अधिकारी, कैडर ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट। मेरे साथ आईजी बड़े बड़े रैंक के खड़े हैं, इनको सब मालूम है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने 118 बंकर उड़ाए। अकेली फोर्स बीएसएफ जिसके पास 3 विंग, एयर विंग, मरीन विंग और अपना तोपखाना। साहब 31 मार्च को अभी नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, माननीय अमित शाह जी खुद बोलते हैं। और उसको कौन अंजाम दे रहा है? सीआरपी के जवान और अन्य सुरक्षा बल। अब सवाल ये आता है कि उस फैसले को लेकर ये लोग, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, पिछले 28 अक्टूबर को उधर भी हार गई, रिव्यू पिटिशन कि नहीं, दे आर डिजर्व, इनको दिया जाए समयबद्ध प्रमोशन, और साथ में आईपीएस की संख्या भी आने वाले 2 साल में कम की जाए। ओके, अब हम पॉइंट पे आते हैं। अब हम तो रोज शहीद हो रहे हैं। जवानों की 2004 के बाद बंद पेंशन हुई, कोई डीजी आया फेवर में आईपीएस कि भाई जवानों की पेंशन क्यों बंद की गई? सवाल उठता है साहब, हम बीएसएफ के जवान को पहली गोली लगती है, आईटीबीपी पूरा हिमालय गया, सीआरपी तो पूरा देश को संभाले हुए। उसके खिलाफ में आज सरकार काला बिल कानून लेके आ गई, रॉलेट एक्ट कहेंगे हम। इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। मेरे दिल की बात, मैं अर्ध सैनिक हूँ,
सुविधाओं से महरूम हूं ना, अर्ध हूं। क्या रोज अपने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री रोज बंगलों के नाम चेंज कर लेते हैं? कभी कल्याण देखा होगा ना, लोक कल्याण जब बना था, अभी वो और भी कहते हैं चेंज कर दिया। तो भाई ये नाम ही ऐसे, अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध कुमारी हो, अर्ध नरेश्वर, एक हम अर्ध सैनिक। तो हम चाहते हैं कि हमको फुल सैनिक का दर्जा दिया जाए। और ये जो काला बिल जिससे 20 लाख पैरामिलिट्री प्रभावित हुए हैं साहब, 11 लाख सर्विंग रिटायर्ड 9 वीरांगनाएं आई है आज। तो कहने का मतलब है कि समय रहते संभले सरकार, क्योंकि हम ही तो हैं पूरे इंडिया में, बाढ़ हो, भूकंप हो, इलेक्शन हो, दंगे फसाद हो, बॉर्डर की चाक चौबंद हो, हम ही तो कर रहे हैं। तो आपके ललन टॉप के माध्यम से सरकार तक आवाज जाए कि 40 साल देश सेवा करते हैं ना इस तिरंगे की, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, और इसी में लिपट के आखिरी समय तय करते हैं साहब। तो हमारे बारे में सोचने वाली बात है कि समय रहते संभले सरकार, हमने पहले ही बताया, और हम इस एक्ट का घोर विरोध करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलकांत शर्मा है। मैं आईजी सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हूँ। आप कैसे देख रहे हैं सर? ये मैं घोर अन्याय के रूप में देख रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, ये सरकार काला कानून लाके वो भेदभाव कर रही है। और जो चरम थी, जैसे अभी इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने अपना रोष व्यक्त किया कि जो मतलब अंग्रेज सरकार ऐसा विभेदकारी कानून नहीं ला रही थी जैसा ये लेके आए हैं कि भाई इनको डीओपीटी के अधिकार लागू नहीं होंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये आर्म फोर्सेज हैं यूनियन के, ठीक है, लेकिन ओपीएस नहीं देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप इनको अधिकार ही नहीं देंगे, आप डीओपीटी में जाने का अधिकार नहीं देंगे। हम जिस कानून के अंतर्गत भर्ती हुए जिसके अंदर, तो फिर आप कैसे इसको रोक सकते हैं? दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको इनके हक दिए जाएं। आपने वो खत्म करके और आप काला कानून लेके आ रहे हैं। और वो देखिए कितना ये देश की विडंबना और दुर्भाग्य है कि उस दिन जिस दिन हमारे देश के शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, जिस उनको हम मनाते हैं कि शहीद दिवस के रूप में, उस दिन आप भारत माता के सपूतों के साथ जो दिन रात बलिदान देते हैं, आप तालमेटला याद करिए, 75 लोगों ने शहादत दी। आप पुलवामा याद करिए, 44 हमारे साथी शहीद हो गए। और शहीद दिवस को आप ऐसा कानून ला रहे हैं उनके साथ विभेदकारी। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे अंग्रेजों के समय था कि इंडियन एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ये उसकी तरफ जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल विभेद कर रहे हैं। ये इससे ज्यादा कोई गंदा कानून नहीं आ सकता। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी खुद इसको देख लेंगे तो वो इस चीज को दूर करेंगे। भाई राष्ट्रभक्ति, ये जो सरकार है वर्तमान किस बात पे आई है, इसको जो समर्थन मिला है वो राष्ट्र भक्ति पर मिला है। उनकी सरकार ला रही है तो उन्हें तो जानकारी हो गई। अरे अब कैसे कहें, अगर वो इसकी जानकारी करके भी ला रहे हैं तो ये तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके आगे शब्द नहीं है। अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है तो फिर तो हम यही कहेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये हमारा पूरा है। हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। या तो सरकार इसको देख ले, इसमें जो विभेदकारी और गलत चीजें हैं सर्वोच्च न्यायालय के कानून को लागू करे, अन्यथा जितनी हमारे अंदर ताकत है ठीक है, आज आपके अंदर ताकत है, लेकिन ये ताकत सदा नहीं रहनी है। ये ताकत चली भी जाएगी, तब पूछेगी जनता। और मैं तो आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूंगा कि अन्याय एक जगह नहीं रुकता है, अन्याय फैलता चला जाता है। आज ये सीएपीएफ के साथ अन्याय कर रहे हैं, कल ये दूसरे लोगों के साथ अन्याय करेंगे, ये फिर जनता के साथ अन्याय करेंगे, ये पूरे भारत को एक अन्याय का घर बना देंगे, ये जेल बना देंगे।
क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश यादव है। मैं सीआरपीएफ से आईजी के तौर पे रिटायर हुआ हूँ। सर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग उस लूप में नहीं रहते कि इंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं उन पर बात करने के लिए, तो इनका कहना है कि आईपीएस आता है तो कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर बनाता है एजेंसीज और स्टेट की। नहीं, ये सर्वथा अनुचित एक्सप्लेनेशन है, ऐसा कहीं भी नहीं है। पहली बात तो जो सीएपीएफ है ये स्टेट में उनको असिस्ट करने जाते हैं जब दे आर नॉट एबल टू कंटेन दैट सिचुएशन, दैट मीन्स दीज पीपल आर मोर एक्सपर्ट। सो कोऑर्डिनेशन इसमें आता ही नहीं है और कोऑर्डिनेशन में हमारी कहीं भी कमी नहीं है। तो हमारा सरकार के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो एक पक्ष ये बातें उनके सामने रख करके, क्योंकि आईपीएस अधिकारी वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, हमारी संस्थाओं को भी वही हेड कर रहे हैं, तो जो कुछ मैसेज जाते हैं इनके थ्रू जाते हैं। तो वास्तविकता जो है धरती पर वो इससे बिल्कुल विपरीत है इसके। मतलब आपको लगता है कि आपका पक्ष वहाँ पर रखने के लिए कोई है ही नहीं? है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है। जितने भी पॉलिसी निर्धारण वाले पद हैं उन सभी पदों पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ही बैठे हुए हैं। अगर हमारी बातों को, मैं तो ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देश में कोई भी कानून लाया जाता है तो उसको कौन बाध्य करता है? या तो देश के नागरिक बताते हैं कि साहब हमारे लिए कानून लाइए, या कोई ऐसी पार्टी जो हाथ फील कर रही है वो लेके जाती है। पहली बार सरकार जो है ना अपने सैनिकों के खिलाफ अगर कोई लेके आती है उनसे बिना कंसल्ट किए हुए, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। आप एक स्वतंत्र देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, आप अपने सैनिकों के साथ न्याय ना करके एक चंद लोगों के साथ जो आपके लिए आइज बने हुए हैं, जो आपके पास संदेश पहुंचाते हैं, उनकी बात सुन करके आप 13 लाख लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, 13,000 अफसर हैं और 20 लाख के करीब पैरामिलिट्री के अधिकारी हैं, इनके साथ हजारों फैमिलियाँ जुड़ी हुई, लाखों फैमिली जुड़ी हुई हैं। सारे देश में जितनी भी सुरक्षा की जिम्मेवारियां हैं, चाहे वो वाइटल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वाइटल इंस्टॉलेशन हो, चाहे हमारे पास जो बॉर्डर्स हों, हर जगह पर, चाहे रिलीफ रेस्क्यू हो, सभी जगह पर ये संस्थाएं काम कर रही हैं और ये संस्थाएं देश की संस्थाएं हैं। सरकार को फख्र करना चाहिए कि हमारी इतनी मजबूत और बढ़िया संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोग शहादत दे रहे हैं, देश के लिए शहादत दे रहे हैं। वो अगर एम्प्लॉयमेंट तो कहीं और भी कर सकते थे, यहाँ उनमें एक देशभक्ति का जज्बा है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि सरकार इस झांसे में नहीं आए कुछ लोगों के साहब ये बहुत कोऑर्डिनेशन के लिए अनिवार्य, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हमारे लोग बिल्कुल सक्षम हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं और बेहतर हमारे पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। हमने जहां सरकार ने जो कार्य दिया, चाहे वो नक्सलवाद को ख़त्म करने का हो, चाहे पंजाब की टेररिज्म का हो, चाहे कश्मीर की मिलिटेंसी हो, सब जगह हमारा ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इस काले जो बिल को लेकर आई है इसको तुरंत वापस करे और सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो बहुत ही विजडम के साथ उन्होंने निर्णय दिया है, उन्होंने सरकार का पक्ष भी सुना है, उन्होंने हमारा पक्ष भी सुना है, उन्होंने आईपीएस अधिकारी है उनका पक्ष भी सुना है। सब पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो फिर हमसे पूछे, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तो पूछताछ नहीं कर रही है। एक पक्ष की बात सुन करके सरकार ऐसा लेके आ रही है बिल, वो सर्वथा अनुचित है और ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो क्षणिक इसमें कामयाब भी हो जाते हैं तो आगे हम इसको कभी भी सरकार को अलाउ नहीं करेंगे इस तरह के बिल लाने के लिए। हमारे साथ वो परिवार भी हैं, उनकी परिवार की महिलाएं हैं। जी, आप के पति क्या करते हैं? जी वो सीआईपीएफ सर्विस में? हाँ सीआईपीएफ में, हम उनकी फैमिली हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि लंबे टाइम तक पहले प्रमोशन नहीं मिलता, अब जो सीएपीएफ बन रहा है, सीएपीएफ में आ रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट पे आ रहा है, 9-9 10-10 साल। अभी मेरी इनसे कई बार इनसे बात हुई, सर्वेश से तो कई बार हमारी बात होती रहती है। हमने पहले भी रिपोर्ट करी थी, तब भी हमारी बात हुई थी। तो कैसे देख रहे हो, क्या बातचीत आपकी आपस में हो रही है? देखिए हम लोगों ने एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंट हैं इस फैसले से कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको निर्णय दिया, हमारे फेवर में दिया, पर अभी सरकार हमारे विपक्ष चली गई है, हमारे विरोध में चली गई है। तो हम लोग बहुत निराश हैं और ये निराशा ना सभी में, जवानों से लेके अधिकारी सभी वर्ग में फैली हुई है। और इस निराशा या टूटे हुए मनोबल से कैसे जवान या अधिकारी काम करेगा कि हमको ना तो 15-16 साल से एक ही पद पे अधिकारी है, वो उसको प्रमोशन नहीं मिला 16 सालों से। जवानों को भी, वो भी 15 से 18 साल में एक ही पद पर है, उसको हवलदार का प्रमोशन नहीं मिला है। डिप्टी कमांडेंट नहीं बन रहे हैं, डिप्टी से ट्वाइस ही नहीं बन रहे हैं। और फिर ऊपर लेवल पे आप और बाहर से आप
डेपुटेशन पे अधिकारियों को बुला रहे, क्या हमारे CRPF के अधिकारी इतने काबिल नहीं हैं? वो जब जंगल में काम कर रहे हैं, नक्सली क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आतंकवादी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या वो उतने काबिल नहीं हो पाए हैं? 15, 16 साल, 20 साल, 30 साल काम करने के बाद भी वो काबिल नहीं हो पाए हैं। अधिकारी इतना नीचे लेवल पे काम करके, जमीन पे काम करके 4, 10 दिन, 15 दिन का ऑपरेशन करते हैं, भूखे रह के, गंदा पानी पी के, वो तब भी प्रमोशन के हकदार नहीं है। और बाहर से आप उनके पद भरने के लिए बुला रहे हैं कि हमारे अधिकारी इस काबिल नहीं है। तो हमारी ये इस CAPF के मंच से ये कहना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट के थ्रू कि हमारे अधिकारियों को उनका अधिकार दिलाएं, है ना, उनका NFFU का पैसा, ओगस का दर्जा और पुरानी पेंशन है जो उसको बहाल करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका सम्मान कर उसको लागू करें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है और मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। एक बहुत ही साधारण सी बात मैं जनता तक भी पहुँचाऊँगी और शासन तक भी। मेरा बहुत ही अलग रुख नहीं रहेगा बात करने का, क्योंकि हमें बस ये समझना है कि हमें ये क्यों ज़रूरत है। क्योंकि जब आप एक क्लास में पढ़ रहे हो और आप उसी क्लास में पढ़ते रह रहे हो, आप 99% पा रहे हो, हर चीज़ में अव्वल हो, उसके बावजूद प्रिंसिपल आपको ऊपर नहीं पहुंचा रहा है। वो ये कह रहा है कि आप जिस कक्षा में हो उसी कक्षा में रहो, हम दूसरे स्कूल से बच्चों को लाकर आगे बैठाएंगे। तो ये तो सही नहीं है। जब आपका स्टूडेंट है उतना सक्षम कि वो आगे बढ़ सके तो उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे पद देना है। एक सिपाही जब ऊपर बढ़ता है और जब वो उस्ताद का पद पाता है तो उसके घर वाले भी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि देश के लिए हमारे घर वालों ने जो काम किया है उसके लिए एक पद मिल रहा है। जो एक पद मिल रहा है उसमें उसको एक इज्जत मिलती है, एक सम्मान मिलता है। वही सम्मान हमें चाहिए। हमारे यहाँ जो हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमारे हस्बैंड के साथ हम, मेरे बच्चे और मैं या जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब जानती हैं कि हम किस तरह से वहाँ पे लाइफ गुजारते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फैसिलिटीज़ में ही हम रहते हैं, जबकि हमें सुनने को ये मिलता है कि अरे तुम लोग तो आराम फरमाते हो, कोई बात नहीं, आराम से रहते हो। बट यहाँ पे फैक्ट ये है कि हम यहाँ पर उन नक्सलाइटों के बीच में रहते हैं, आतंकवादियों के बीच में रहते हैं, गोली बंदूक फायरिंग और बम ब्लास्ट के बीच में रहते हैं। हम अपने घरों में अपने कान से सुन रहे होते हैं कि हमारे घर के लोग जो है जा रहे होते जवान लड़ने के लिए और यहाँ पे बमबारी हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं। हम डर के घर में है कि क्या करें, कैसे नहीं करें। लेकिन क्या ये सरकार नहीं समझ रही? आज की डेट में इतनी तारीफ करने के बाद हमारे जवानों की इस तरह से मुंह के बल गिराने वाली बात मुझे नहीं समझ में आई। जब कानून ने वो बात रख दी और उस चीज़ पर एक फैसला दिया है, और ये भी एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है, तो जब 2 बार उस फैसले पर हामी भर दी गई है, मुहर लगा दी गई है, फिर ऐसी क्या बात है कि वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे? दूसरे लोग जो उस ग्राउंड लेवल की बातों को ही नहीं जानते तो उनको वो आगे किस तरह से बढ़ाएंगे? क्योंकि हम वहाँ पे जो चीज़ें देख रहे हैं, जो झेल रहे हैं, हम जब ऊपर वाले पद पे जाते हैं तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उस परेशानियां पता है कि क्या दिक्कत है? परेशानियां पता है, वो आप आओगे 2-3 साल 4 साल, उसके बाद आपको तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आप अपने नीचे वालों से पूछोगे, नीचे वाले फिर आपको अहमियत क्यों देंगे? आपको नॉलेज होगा तब तो अहमियत देंगे ना। आप अपने फील्ड में होंगे अच्छे, नो डाउट, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप दूसरे फील्ड के लोगों को हमारे फील्ड में लाकर उनकी इंसल्ट करना चाह रहे हो। हमारे लोग क्या इतने सक्षम नहीं है कि ऊपर पहुंच सके, कर सके? उनके में है, वो काबिलियत है और इस चीज़ को सरकार ने बखूबी जो है सराहा है। तो जब सराहा है ना तो रिजल्ट हाथ में देना चाहिए। तो मुंह से तारीफ तो कर दी पर रिजल्ट तो हाथ में दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की फैसिलिटीज़, बच्चों का एजुकेशन सब तो गड़बड़ है, कुछ नहीं है ना बच्चों का। आप कहीं एक जगह रहते हो तो आप अपने बच्चों को बहुत सेफ तरीके से भेज नहीं सकते पढ़ाई के लिए। उनका क्या भविष्य है? और जब वो एक उन्नति देखते हैं अपने पापा की, अपने घर वालों की, तो उनको लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसा ही ऑफिसर बनना है, एक ऐसा ऑफिसर जो देश के लिए खड़ा है, अपनी सरकार के लिए खड़ा है। पर क्या यहाँ है वो पॉसिबल? भविष्य क्या दिखा रहा है सरकार? से किस सर्विस में है आपके हस्बैंड? CRPF में है, BSF में भी है, तो मेरा मायका ससुराल दोनों ही फोर्स में है। सभी लोग सर्विस में है और BSF है आपका, यहाँ पे CRPF है, तो ये सब लोग हैं। तो एक अच्छे पोस्ट पे भी है, नीचे पोस्ट पे भी है, सभी लोगों को मैंने देखा हुआ है। और खास तौर पे
पे जब आप कौन रह रहा है उससे मैटर नहीं करता। जब हम खुद अपने हस्बैंड के साथ उस जगह रहते हैं ना, तो जब हम इस तरह, मान लो दिल्ली है, चंडीगढ़ है या कोई ऐसी जगह है, वहाँ पे जब हम पटाखों की आवाज़ सुनते हैं ना, तो हमें वो बम की आवाज़ लगती है और वो गोलियों फायरिंग की आवाज़ लगती है। कई बार हम नींद में जाग कर बैठ गए हैं, अचानक से श्रीनगर से आए हैं या कहीं और से आए, तो हम जाग कर बैठ गए, क्या फिर फायरिंग हो रही है, क्या ब्लास्ट हुआ है, ये हुआ, नहीं पटाखे बज रहे हैं। तो आप सोच सकते हो दिमागी स्तर कहाँ तक चला जाता है। और उस दिमागी स्तर को पद की उन्नति न करके सरकार और डिमोटिवेट कर रही है, निराशा दे रही है, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। आपका क्या नाम है मैम? प्रतिमा त्रिपाठी। आप कहाँ से आए हो? मैं यही दिल्ली में ही रहती हूँ। से आए हो? हाँ। आपके घर से भी सीएपीएफ में? हाँ, मेरे हस्बैंड है सर्विस में है? इसी सर्विस में सीआरपीएफ में है। सीआरपीएफ कैसे देखते हो? उनका कहना है कि हमेशा रिस्क के बीच में रहते हैं, उसके बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा, लंबे लंबे टाइम के बाद प्रमोशन मिलता है, फिर पैराशूट लैंडिंग के तहत कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है। मैं भी उसी एक परिवार का एक सदस्य हूँ, मैं भी अपनी बात मतलब उसी तरीके से दूंगी, मेरी कोई अलग राय नहीं है, वो उसी की बात है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उस चीज़ का रिजल्ट मिलना चाहिए ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल पास कर दिया, 2 बार ऐसा हो चुका, जब सरकार ही नहीं मान रही है कोर्ट का फैसला, तो फिर आम जनता क्या करेगी। हम इतने ऑप्स करने जाते हैं हस्बैंड लोग, तो सिर्फ हस्बैंड नहीं फेस करते या जवान ने, उनका परिवार भी फेस करता है। हमारी मांग बस इतनी है, हमें अपना अधिकार दिया जाए, हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, अलग नहीं मांगना। हमें पेंशन दिया जा रहा है, पेंशन बंद कर दिया गया, पैसा बंद कर दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, तो हम करें क्या। हमारा तो मनोबल गिरता जा रहा है, हमारे परिवार का मनोबल गिरता जा रहा है, तो किस मनोबल से वो ड्यूटी करेंगे। आज अब कहीं अनशन पे जाते हो या कहीं रैली निकालते हो तो कौन रहता है, फोर्स ही रहती है ना। बॉर्डर पे फोर्स बैठी हुई है, जहाँ ठंड पड़ रही है वहाँ फोर्स बैठी हुई है, जंगलों में फोर्स बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ में जो अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था ना कि 27-28 तक नक्सली खत्म कर दें, किसके दम पे खत्म कर दें। यहाँ भी जो जंतर मंतर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये भी सीएपीएफ ही है। हाँ वही है, तो कह रहे किस बेस पे आप खत्म, हम ही खत्म करेंगे ना, हम ही से आप करवाओगे ना, और हमें ही हमारा नहीं दे, मतलब यूज करके आप फेंक दे रहे हो। ये कोई तरीका, आप पीछे तारीफ करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं देते हो। हमें प्रमोट चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचे, ये बस इतना ही चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। क्या नाम है सर? थैंक यू। मेरा नाम तारादास शर्मा है, मैं रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट हूँ आईटीबीपी से। आईटीबीपी से? या, और इस आंदोलन में हमको 14 साल हो चुके हैं। 14 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सर, अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन्होंने 2004 के बाद पेंशन नहीं है, आपको पता ही है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। जब वो जो फैसिलिटी हम मांगते हैं उनको हम देते ही नहीं है। ये लोग ओपीएस के लिए कब से लड़ रहे हैं, वो हमको नहीं मिला आज तक। ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, उसके बाद और हमने जितने भी लड़ाई लड़ते गए आज तक कि सर ये हो तो उसमें आज एक नया बिल लेकर आ गए हमारे खिलाफ। हम तो खिलाफ ही कहेंगे, हम इस बिल का घोर विरोध करते हैं। क्यों? मैं कांस्टेबल से भर्ती हुआ था, सिपाही से 13 साल तक मैं सिपाही रहा। उसके बाद मैंने साल तक कोई प्रमोशन नहीं, नो प्रमोशन एट ऑल। 13 साल में लास्ट नायक बना हूँ, और उसी साल में मैंने फिर कंपटीशन फाइट किया, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर निकला था कंपटीशन में। उसके बाद 3 साल सब इंस्पेक्टर रहा और 15 साल इंस्पेक्टर रहा, तो 20 साल में मुझे इंस्पेक्टर ही लगा लो, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैं जबकि क्वालिफाइड कर चुका था, मैं असिस्टेंट कमांडेंट का क्वालिफाइड कर चुका था। उसके बाद क्वालिफाइड के बाद भी 3 साल फिर लटका के रखा। क्यों? जो ऊपर से उड़ के आ रहे हैं ना और बैठ जा रहे हैं, हम वहीं को वहीं रह जा रहे हैं। मेरा एक कमांडेंट है, मैं डिप्टी कमांडेंट बना, लास्ट में आते आते पेंशन आता था, मैं डिप्टी कमांडेंट बना, फिर मैं रिटायर हो गया। मेरा कमांडेंट जो आज भी कैडर में कमांडेंट है, उसको 15 साल हो जाते हैं, वो डीआईजी नहीं बन सकता, और एक बाहर से आता है, हवा हेलीपैड से उतर जाता है और वो 5 साल में डीआईजी बन जा रहा है। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो कैडर से आए हैं, आपको ये चीज़ होनी चाहिए, जो बाहर से फ्लैंक से उतर रहा है उसको ज़्यादा पता है, या जो नीचे से ऊपर को जा रहा है उसको ज़्यादा पता है, उसको ज़्यादा पता है कि हमारे फोर्स में क्या जवाबदारियाँ हैं, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी सिपाही की क्या क्या समस्या हैं, हमारे घर फैमिली की क्या समस्या हैं। एक और लास्ट में क्या कर दिया है, सिविल घोषित कर रहे हैं। ये सिविल ही तो है, इस हिसाब से सिविल में तो है,
एक चपड़ासी सुबह 10 बजे जाता है ऑफिस में, अपना ऑफिस झाड़ता जुड़ता, साहब आता सलूट मारता बैठ, शाम को 5 बजता थैला लेके अपने घर से। मेरा सिपाही एक 24 घंटे बॉर्डर से लेकर यहाँ मैदान तक पूरे क्षेत्र में ड्यूटी करता है, पूरे देश में ड्यूटी करता है। उसके लिए ये सुविधाएं नहीं है, उसको सिविलियन एज ए सिविलियन ट्रीट किया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आज मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए और हमारे जो सीएपीएफ के बारे में सोचें और इसको एक अलग से ना सौतेला व्यवहार हमारे साथ ना करें। हम सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, सैनिक और अर्धसैनिक में कोई फर्क नहीं है। मैं 9 साल बॉर्डर पर रहा हूँ, पूरे 9 ईयर मैंने बॉर्डर ड्यूटी की है आर्मी के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी की है। हर बॉर्डर में, चाइना बॉर्डर में ले जाइए, पाकिस्तान बॉर्डर में कहिए, हर जगह ड्यूटी करके आए हैं और 34 साल के बाद घर गया हूँ। आज भी हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हम भुगत के आए हैं कि मेरा कैडर वहीं का वहीं और बाहर से आया हुआ है उससे आगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। क्या नाम है आपका? सर्वेश त्रिपाठी। से तो कई बार हमारी बात हुई है, कैसे देख रहे हैं कि बार बार आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में आपके हक का फैसला सुनाया, फिर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, फिर रिव्यू जाता है, उसके बाद सरकार फैसला ले रही है, बिल लाने वाली है। अभी बिल कुछ देर में टेबल होना था लेकिन अभी नहीं हुआ, टल गया है वो। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो या ये कैडर अधिकारियों के प्रमोशन का मुद्दा हो, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत साफ फैसला दिया था कि एसएजी रैंक तक डेपुटेशन रोक दिए जाएं और आप उसको केवल एक सर्विस के हित के लिए अगर ये करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट सरकार जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत डिटेल्ड ऑर्डर था। आप अभी देख रहे थे जवानों की स्थिति, उनके परिवारों की स्थिति, जवानों का मनोबल अगर गिर रहा है, 20-20 साल में जवानों के प्रमोशन भी नहीं हो रहे। ये लीडरशिप तो हमेशा एक सर्विस ही थी हमारे यहाँ, अगर वो लीडरशिप बहुत एफिशिएंट होती तो ये ना हो रहा होता जो हालत है। कोऑर्डिनेशन की बात आती है जिसका बार बार उसका कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन। आप समझिए बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर एक केंद्र में कोई और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की हो, आपको कोऑर्डिनेशन दिख जाएगा दोनों के पुलिस में। बंगाल में क्यों इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा बंगाल पुलिस से? दोनों में आईपीएस है ना, नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, असम मिजोरम में गोलियां चली थी पुलिस में, दोनों के डीजी आईपीएस थे, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता? तो कोऑर्डिनेशन कोई लॉजिक नहीं है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट से आता है एक ऑफिसर, वो जवानों के साथ रहता है, वही आगे जाके जनरल बनता है। वही यहाँ होना चाहिए कि आप जवानों की स्थिति जब समझेंगे। हम जाते थे जवानों के साथ, हमने गोलियां रोटियां दोनों साथ खाई हैं जवानों के, हमें समझ में आता है कि उनकी परेशानियां क्या है। बाहर से आने मैं, इट इज नॉट अबाउट एनी अदर सर्विस, हमारा किसी सर्विस से कोई ग्रज नहीं, वो भी एक सर्विस है, हम भी एक सर्विस है। उनका करियर प्रोग्रेशन भी होना चाहिए, वो तो डीजी बनते हैं, बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के कैडर ऑफिसर्स के अगर हित खराब किए जाएंगे तो अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, जवानों का मनोबल गिर रहा है, उनके ओल्ड पेंशन नहीं मिल रहा, तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि अगर एग्जाम की बात है, बार बार ये सवाल आता है कि वो सिविल सर्विसेज से है या ऐसा है, तो फिर अगर रैंक की बात है तो फिर हमारा सीधे हम एमएचए में आईएएस को रिपोर्ट कर देंगे, फिर आईपीएस भी छोड़ते हैं, आईएएस से करेंगे, वो ज्यादा और अच्छी रैंक, बड़ा अधिकारी वही ले आइए, फिर बड़ा अधिकारी ले आइए एमएचए से, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को हमारे डीजी बना दीजिए। और क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की बात तो मान नहीं रहे, और पढ़ा लिखे की बात हो रही है तो एडमिशन लाइए, कोई वाइस चांसलर को डीजी बनाइए, उसको रिपोर्ट करें। ये कोई लॉजिक नहीं है। स्पेशलाइजेशन ऑफ फोर्सेस की बात होती है। आप नक्सलवाद एक समस्या है, आतंकवाद एक समस्या है, जो शुरू से वहां रहा है वो ज्यादा बेहतर समझेगा, वो जवान ज्यादा बेहतर। ऐसा नहीं है ना, आप समझिए आरपीएफ का एक जवान वो अपने काम में बहुत अच्छा है, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में बहुत अच्छा है, उसको आप एकदम से नक्सलवाद में लाएंगे तो वो दिक्कत होगी। हो सकता है 5 साल में वो समझ जाए। यहाँ आईपीएस जो आते हैं डेपुटेशन, उनको 5 साल नहीं मिलते ना। जब तक डीजी साहब अपने कैडर की समस्या, अपने फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन है, लॉ एंड ऑर्डर में स्पेशलाइजेशन है, लेकिन यहाँ की समस्याएं अलग हैं। जैसे कोस्ट गार्ड में उनका डीजी बनने लगा, पहले नहीं बनता था। अब हमारा भी आप एक तो टाइम बाउंड प्रमोशन दें। कोस्ट गार्ड तो पूरा स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो अगर कोस्ट गार्ड हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, तो सीएपीएफ स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उसमें क्यों नहीं हो सकता? और इसमें हम अपने सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पुलवामा में शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे। राष्ट्रवादी सरकार अपने आप को बताते हैं। 100 दिन की छुट्टी हमारे माननीय गृह मंत्री बोल के आए थे, तो 100 दिन की छुट्टी आज तक नहीं मिली। ओल्ड पेंशन हमारे जवानों का अधिकार है। अगर ये सरकार नहीं कर रही है तो मुझे आश्चर्यजनक लगे, बहुत आश्चर्य लगता है, घोर आश्चर्य लगता है कि सरकार हमारे अगेंस्ट खड़ी है। मैं मानूं कि जवानों के अधिकारों के अगेंस्ट खड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार तक आवाज पहुंचे और इस पे पुनर्विचार हो, क्योंकि ये देश हित के विरुद्ध है। ये देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके विरुद्ध है। क्या नाम है सर?
हाय, मैं राजीव यादव, किस सर्विस में थे? एक्स असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। सीआरपीएफ से थे आप? जी, कितना सहमत हैं इनसे? मैं इनसे ये बड़ी परेशानी है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट हुए और 10-10, 12-12 साल एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। घर वाले भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। सर, ही वॉज माई सीनियर, ये मेरे सीनियर थे और मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। और 10-12 साल, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 10-12 साल नहीं, हमारे ऐसे सीनियर पड़े हुए हैं जो पिछले 16-17 साल से सहायक कमांडेंट हैं, जबकि उन्हें कानूनी तौर पे नियमानुसार अब तक कम से कम डीआईजी के स्तर तक पहुंचना चाहिए। हमारे ही बैच में सेम साल में यूपीएससी सेम एग्ज़ाम सेम संस्था से कंडक्ट करके दूसरे पुलिस फोर्स में चले गए। अगर आप स्टेट पुलिस फोर्स में चले गए तो आप 17 साल में डीआईजी बन जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आप 17 साल से सहायक कमांडेंट हैं, आप जवानों के साथ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, फिर भी आपको आपकी जो अधिकार है वो नहीं मिल रहे। फैमिली सफ़र कर रही है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, कंट्री सफ़र कर रही है। मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बस आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री एक तरफ बोलते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ तो सीआरपीएफ की वजह से हूँ। आप ये बताइए, आप उन्हीं जवानों से, उन्हीं अधिकारियों से निगाह उठा के कैसे बात कर पाएंगे इस कानून के माध्यम से कि आप 70 साल से चले आए कानून को भी आपने सिर्फ एक लेटर निकाल के आप बिल्कुल मर्सी पे कर दिया है कि जैसे हम डिजर्व ही नहीं करते, जैसे हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हो सिक्योरिटी गार्ड की, कि मैंने निकाल दिया कि ठीक है कल से आप नहीं आओगे, कल से आपके भत्ते ख़त्म हैं, कल से आपके प्रमोशन ख़त्म है। हमें किसी भी संस्था, किसी भी सर्विस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। हम बस अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और दूसरा, सरकार खुद सबसे कहती है कि आप कोर्ट के आदेश को चुनौती कैसे दे सकते हैं। सर, हम हाई कोर्ट में जीते, हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, हम रिव्यू पिटीशन में जीते, उसके बाद भी सरकार हमारे अगेंस्ट नियम लेके आ रही है। यहाँ पे सरकार खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी ऑनर नहीं कर रही है। इससे क्या मैसेज जाएगा सर? आने वाली सरकारें, देखो वक्त कैसा भी हो, एक इतिहास से हम यही सीखते हैं, वक्त बदलता ज़रूर है। ठीक है, आने वाली सरकारों को भी आप एक ही मैसेज दे रहे हो कि अगर सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कभी भी चेंज कर सकती है। साहबानों का केस पिछले 30 साल से या 40 साल से एक नज़ीर की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि साहबाने सुप्रीम कोर्ट से जीती, उनके अधिकार को चुनौती दी गई, उनके अधिकार ख़त्म कर दिए। आज उसी केस को मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी तो सर वही कर रहे हैं, आपने भी हमें साहबानों भी बना दिया है, आप भी हमारे अधिकारों को छीन के किसी और को दे रहे हैं। हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपनी सरकार से ये सवाल भी कर रहे हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार कम से कम हमें सुने, एटलीस्ट आमने सामने बैठ के हमसे वार्तालाप करे, हमारे जो हमें लीड कर रहे हैं उन लोगों को सुने। हम सभी विपक्षी नेताओं से भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहे हैं और विपक्ष का वही काम है। विपक्ष अगर पॉलिटिक्स इस पर कर रहा है, पॉलिटिक्स क्या होती है सर? जनता के मुद्दों को संसद में उठाना, सड़क पर उठाना। हम सड़क पर हैं, हम अपने नेताओं से आग्रह करते हैं कि वो उसे संसद में उठाएं, यही तो काम है। और हम अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय सीएपीएफ। बिल्कुल, ये देखिए ये तस्वीर कितनी अलग है कि जहाँ जंतर मंतर पर जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी सुरक्षा की जिसको जिम्मेदारी मिली है वो भी सीएपीएफ के लोग हैं, और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी सीएपीएफ के लोग हैं। इनकी नाराज़गी ये है कि जब सुरक्षा की बात आती है, जब जंग लड़ने की बात आती है या सरहद पर सुरक्षा की बात आती है तो हम खड़े रहते हैं, हम तैनात रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ दुआभाती हो रही है, हमारे हक की चीज़ हमें नहीं मिल रही है। जो आईपीएस हैं वो डेपुटेशन पे आ जाते हैं, हमारा सालों साल प्रमोशन नहीं होता है। बता रहे हैं 16-16, 17 साल एक ही पोस्ट पे लोग जॉब कर रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं मिल रहा है। और जो सीनियर पोस्ट हैं उन पर आईपीएस डेपुटेशन पर आ जाते हैं। आज बिल पेश होना था संसद में, लेकिन आज नहीं हुआ, डिले हो गया। अब देखना होगा कि बिल जब पेश होता है तो उस पर जिरह क्या होती है, बहस क्या होती है और उस बहस का परिणाम क्या निकलता है। क्या इनके प्रदर्शन की जो इनकी मांगे हैं वो सरकार सुनती है, उस पर संज्ञान लेती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया जिस पर रिव्यू पिटीशन हुई और सरकार ने उसे नहीं माना। उसके बाद ये बिल आने वाला है। तो जो भी अपडेट होगा वो लल्लन टॉप अब तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे उदित है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।